नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पार्ट 2 के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात कर रहे हैं कि 2021 के अंदर ये रिवाइवल हो पाएगा कि नहीं और सर्वाइवल ही रहेगा या मेयर सर्वाइवल रहेगा। तो इन डेप्थ एनालिसिस हम इसका कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं। इस पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिजिटल इंडिया, इस पर हम बात करेंगे, डिटेल से करेंगे हम। तो मैं आपको एक बार रिकैप देता चलूँ। हमने पार्ट 1 के अंदर जो कवर किया था वो हमने ये कहा था कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या होने वाली हैं। हमने जीडीपी के नंबर्स की बात की थी, हमने कॉर्पोरेट इंडिया की बात की थी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो की बात भी हमने इसमें की थी। और इसके बाद क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं ग्रोथ के 2021 के अंदर 2025, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने 25 साल तक जो थी हमने उसमें ये कहा था कि क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। तो एक तरह का जो थ्रस्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो हमारी दिशा होगी वो बहुत डिसाइसिव दिशा होगी। ये जो आने वाला साल है, खास करके 2021 2022, इसमें क्या होता है, किसानों की इनकम डबल होगी नहीं होगी। तो इन सारे मुद्दों पर तमाम बातें की हैं। ग्रोथ मैट्रिक्स पॉसिबिलिटीज पे हमने बात की थी। तो इसका जो रिजल्टिंग इम्पैक्ट होगा किस तरीके से, जिस तरीके से हमने कहा था कॉर्पोरेट में जो है कि शिफ्ट हो रहा है, तो हमने 9 पार्ट तक इसमें हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें तो इंडिया का जो क्लीन एनर्जी की तरफ है, ग्रीन, और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बातें हो रही हैं, जिस तरीके से 2030 एक डेट दी जा रही है, तो ये जो सारी तमाम बातें हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं। हेल्थ हो गई, हमारी एजुकेशन हो गई, रीबिल्डिंग अर्बन इंडिया का हो गया, कनेक्ट करना हो गया, रेल, सीज, जो ये सारी चीज़ें जो होंगी, जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना हो जाएगा, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात करी, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स की हमने बात की थी। तो ये तमाम बातें की थी। हम इसको उससे थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर हम इसको शुरू करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो किस तरीके का सेगमेंट होने वाला है, उसके चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, तो उस पर हम अगर बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी, जिस तरीके से वो आपको याद होगा, वो शेर बब्बर शेर चलता हुआ आता है, उसमें चक्के घूमते रहते हैं। तो बेसिकली वो एक जो था मेक इन इंडिया, उसको काफ़ी हल्कों में कहा गया और काफ़ी प्रभावशाली हल्कों में कहा गया कि टर्न आउट टू बी फ्लॉप इकोनॉमिकली, लेकिन उसको रिवाइवल आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस इस तरीके से आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी संजीदा है। तो ये एक्साइटिंग फेज में इसको जाने की संभावना पूरी पूरी है 2021 के अंदर। तो जो पेंडेमिक ने जिस तरीके से मैन्युफैक्चर को हर्ट किया है, तो लेकिन इसने एक साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी दी है। आपदा में अवसर एक बहुत फेवरेट टर्म है मोदी सरकार का। तो जिस तरीके से इंडिया जो है किस तरीके से अपनी एफिशिएंसीज को रिफाइन कर सकती है, रीडिफाइन कर सकती है, तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी के जो गेन्स होंगे, तो उनमें उसके किस तरीके से एज मिल सकता है अदर कंट्रीज के ऊपर। तो जो हमारे अदर पार्ट्स जो हमारी अर्थव्यवस्था के हैं, उसको हम किस तरीके से और ज़्यादा एक लेवरेज दे सकते हैं, एक ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसको एक सप्लीमेंट दे सकते हैं, उसको सपोर्टिंग रोल में आ सकते हैं। तो जिस तरीके से फ्यूचर ऑपरेशंस में जाएंगी या इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ये बहुत डिसाइसिव होने चाहिए। कभी हमें इसमें एज मिलेगा। जिस तरीके से चाइना को आप ले लीजिए, चाइना ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से जिस तरीके से चौंका दिया था, और अभी भी है उसमें जो डबल डिजिट ग्रोथ की, जो चाइना की जो सक्सेस स्टोरी रही है 30 साल के लिए। तो बेसिकली आप इसको सब देखें, इन सारे मिलाकर तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और इंडिया क्या उसको चैलेंज करने की अवस्था में भी पहुंच पाएगा, ये भी एक दूर की कौड़ी है। लेकिन बहरहाल इसमें प्रयास बहुत युद्ध स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है 2021 में। लेकिन ये कितना हो पाएगा, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा जो ग्रोथ का, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करता है, वो सर्विसेज सेक्टर को लेके। हमारे यहाँ जो है सर्विसेज सेक्टर को काफ़ी, जिस तरीके से कहते हैं, एक डिसाइसिव एज की तरह देखा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, पॉसिबिलिटी। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर का जो है, भले ही उसमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी जो जीडीपी है उसमें वो काफ़ी कम है, 15%, कभी 17%, कभी 14% भी रहा है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जीडीपी -23.9 पे चली गई थी, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ने पॉजिटिव शो किया था। तो और जिस तरीके से फार्म बिल्स को, और जिस तरीके से रूरल इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ मैट्रिक पॉसिबिलिटीज में हमने एग्रो इंडस्ट्रीज की बात की थी, उसके मद्देनजर। लेकिन बहरहाल हम देखें इसमें जो ई लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो फोकस होगा, किस तरीके से एक तरीके की सुनामी यहाँ पर आ सकती है, प्रॉस्पेक्ट्स की संभावनाओं की, प्रबल संभावनाओं की रादर, और बहुत इसको धरातल पर उतारा भी जा सकता है। जिस तरीके से ई लर्निंग ने कोविड के अंदर देखा, ई हेल्थ एक बहुत है, जिस तरीके से कुछ नए एप्स भी बन रहे हैं जिसमें ई हेल्थ को लेकर काफ़ी सक्रियता है, और वर्क फ्रॉम होम जो कंपोनेंट निकल करके आया है,
इसने बहुत एक रिवॉल्यूशनाइज किया है, इसने ट्रैवल को कर्टेल किया है, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी, जिसको कहते हैं, काफ़ी सफलतापूर्वक अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाया है, चलाया है। और जिस तरह से आपको याद होगा चेन्नई की अगर हम बात करें, एक बार चेन्नई में पानी का सर्किट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को घर पे ही रहने को कहा था कि आप घर से ही काम करें। तो ये जो तमाम बातें थी, तो उसको लेकर के सर्विस सेक्टर के अंदर ये बेसिकली इंटरनेट से जो जोड़ दें उसे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ दें, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को हम इसमें ले लें। और फिर डीआई की अगर हम बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, और जिस तरीके से जो सरकार जो है जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर डालती है, जिस तरीके से वो एक तरीके भागीदारी की संभावना उत्पन्न करती है, प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें करती हैं, तो इन सारी बातों को अगर हम एक नटशेल में ले लें तो ये ग्रोथ मैट्रिक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये इसको काफ़ी बल देता है, काफ़ी पुख्ता करता है। तो इसमें लेकिन संभावना चुनौतियाँ तो भरपूर हैं इसमें, लेकिन इसमें एक निकलने की थोड़ी सी पॉजिटिव लाइट इसमें दिखती है। अगर सरकार सही तरीके से इसमें आगे जाएगी, रोजगार उत्पन्न करेगी, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगी, जनरेट करेगी, तो इसमें एक संभावना दिखती है। काफ़ी इसको कहते हैं कि काफ़ी कंक्रीट संभावना है, काफ़ी ठोस संभावना इसमें दिखती है। इसके बाद अगर हम करेंगे, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम अगली देखते हैं इसे, इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसमें जो बातें आ रही हैं वो ये निकल करके आ रही है कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा। इस रेस में कुछ लोग रह जाएंगे, कुछ लोग इसमें आगे निकल जाएंगे। तो जो एक तरीके का मेगा इंडिया के जो प्लान्स हैं, मेकिंग इसको मेगा अमेरिका की बहुत बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर हम उसी तर्ज पर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके बाद डिजिटल इंडिया इसमें क्या करेगा, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या संभावना है। तो एक फर्म फाउंडेशन इसमें लेकर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से सरकार इसको कह रही है कि सरकार उसमें, आप मंत्री रविशंकर प्रसाद को देखें, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं डीआई को, लेकिन इसके चैलेंजेस, और जिस तरीके से 5G आने के बाद जो रिवोल्यूशनाइज होने की संभावना है, जिस तरीके से जियो ने कहा है कि 6 महीने के जुलाई तक वो शायद ले आए 5G, तो बेसिकली 2021 में इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी प्रबल है। लेकिन एयरटेल ने भी साथ में कहा है कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के लिए बूस्ट करने में 1 से 2 साल का वक्त लगने वाला है। तो क्या ये मोनो प्लेयर होगा? तो जिस तरीके से ये तमाम चुनौतियां हैं डिजिटल इंडिया को लेके, उसके जो चैलेंजेस हैं उनको ब्रिज करने का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और अमेरिका और चाइना का जो वन ऑफ द मोन कंटेजियस इश्यूज़ है, या एक जो रेस है या बॉटलनेक इसमें जिसको आगे फंस गया है, वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले चाइना पिछड़ रहा था तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका की जो कॉर्पोरेट्स हैं वो AI में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं, उनका R&D बहुत स्ट्रांग हो गया, इसलिए उसके साथ अमेरिका का एक और जो है एक कन्फ्रंटेशन इशू तैयार हो गया है वहाँ पर। तो इसके साथ अगर हम डिजिटल सुपर साइकिल की बात करें, जो उसका कूपन, तो इसका ये एक तरीके से ये सबको समावेशी ले लेगा। ये जो सारे एरियाज के अंदर किस तरीके से उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है, जो एडवांसमेंट जो होगी इसमें, पर्टिकुलरली जो 2 सेगमेंट इसमें आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, वो मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी जो फ्यूचर होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है। इसको लेके जो डिजिटल सुपर साइकिल का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वो मशीन लर्निंग के साथ इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसके मद्देनजर जो चुनौतियाँ, जो अपॉर्चुनिटीज इसमें मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसमें क्या नीतियाँ होने वाले हैं 2021, उसको लेकर के बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चला दें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि किस तरीके से उसको रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, तो कॉस्ट एक कंपोनेंट है जिसको लेके, और जिस तरीके से सरकार के पास पैसा नहीं है, जिस तरीके से स्कीम से पैसा काटा जा रहा है, और निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है कि जो पिछले बजट में आवंटित किया गया था डिफरेंट मंत्रालय, इसको उसी के लगभग वैसा ही रहने वाला है। ये अभी की 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो रियलिस्टिक कॉस्ट जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर इसको सरकार को इसमें वे करना पड़ेगा। क्या वो टैक्सेस के लिए जाएगी, क्या वो बोरोइंग के लिए जाएगी, या वो जिस तरीके से कहते हैं उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। और जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट इस साल काफ़ी बढ़ जाने की संभावना है, मैसिव फिगर्स आ रही हैं उसकी, तो उसके मद्देनजर सरकार क्या जाएगी, ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ जाएगी, या अपने खर्चों को कम करेगी, कटौती करेगी, क्या खास करके हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इनको कॉस्ट को। तो ये जो बैलेंस करना है सरकार के लिए बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये। और इसके साथ जो होने वाला है, इसमें एक चीज़ होगी, तो इसमें ये देखा जाएगा जिस तरीके से जो ब्रॉडबैंड है हमारी कंट्री के अंदर, इसको देखा जाए तो इसकी जो कीमत है वो काफ़ी लो पड़ती है अगर दुनिया के अन्य हिस्सों की बात करें। तो इससे एक तरीके से हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो कोई गाँव का इलाके में हो कोई व्यक्ति, या वो शहर में हो या अर्बन इंडिया के अंदर हो, तो इक्वल एक्सेस मिलती है। लेकिन इसके लिए जो हमें जिस तरीके से
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है यहाँ पर, तो ये मोनोप्ले जियो के बस की बात है। लेकिन एयरटेल जिस तरीके से थोड़ा सा उसमें, और वोडाफोन ने तो हाथ खड़े ही किए हुए हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, तो किस तरीके से ये ब्रॉडबैंड जो है ये पेनिट्रेट करेगा। ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल्स काफ़ी वैसे पैमाने पर बिछी हैं। 5G के बाद इसमें क्या क्रांति है, लेकिन अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कॉस्ट का फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होने वाला है यहाँ पर हमारे ड्राइव में। और जिस तरीके से अगर हमने कॉस्ट को सही तरीके से एड्रेस किया तो ये जो है ये क्रांति बिल्कुल ला सकता है। इसके बाद जो अगर हम बात करें तो हम जिस तरीके से हम डीएससी की बात करें, डिजिटल सुपर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ एचआर को अगर हम जोड़ दें तो इसमें जो इसकी भी जो है ये उसको एक तरीके से सप्लीमेंट करेगा या लेवरेज देगा। जो हमारे पास वास्ट एक तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको दुनिया लोहा मानती है। जिस तरीके से अर्निंग्स में मैंने एक फीचर कवर की थी उसमें मैंने बताया था, जिस तरीके से ब्रेग्जिट के बाद एक प्रबल संभावना देखी जा रही है। तो ये जो जिस तरीके से हमारे इसमें एचआर जो है वो एक वास्ट पूल ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड वर्कर्स का है, जो कहें कि उसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं इस काम में, तो वहाँ पर एक पोटेंशियल बहुत अच्छा है हमारा एचआर इस मामले में, तो कम से कम बहुत ही आला दर्जे का है। तो इसमें जो हमने कहा है तो हम इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो एप्लीकेशंस होंगी, जो यूजर बेस्ड होंगी, फ्रेंडली होनी चाहिए और ऊपर से सहूलियत वाली होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव अगेन होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमें प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, तो जो इंडिया में ओरिजिनेट होंगे, और वो इंडिया में ओरिजिनेट होने के साथ साथ वो दुनिया के लिए एक मॉडल बनेंगे। जिस तरीके से मुझे याद है इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में रेडफोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम किस तरीके से टीचर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें एक संभावना देखी जा सकती है। तो एचआर को लेकर के बहुत संजीदा है सरकार, लेकिन क्या ये अनुरूप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल आईटी सेक्टर के अंदर ये एक थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग हमें इसमें दिखती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देखें कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनमें जो देखा जाए, चीनी पैसे की हमने इसमें बात की थी, तो डिजिटल सुपर साइकिल के साथ इसको और ड्राइव करेगा, उसको लेवरेज देगा, उसको बूस्ट करेगा उस सेक्टर को। तो जो इन फर्म्स के अंदर जो होगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ समावेश कर सकें, जो एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज खोलता है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर हमें एक संभावना दिखेगी 2021 के अंदर। और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसमें लूजर्स हो जाएंगे, किस तरीके से लोग इसमें पिछड़ जाएंगे, तो कौन कौन इसमें लूज करेगा, कौन कौन इसमें नहीं कर पाएगा, उसके नज़र जो चीज़ें होने वाली हैं उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है कि जो जिनके पास एक बेस बना हुआ है वो आगे निकल जाएंगे या इसमें जो छूटेंगे, लेकिन इसमें बहुत लोग इसमें पीछे रहने की पूरी संभावना है। हमारा जो एक आप रिच पुअर गैप देख लीजिए वो कितना मैसिव है। हमारे इनफैक्ट मैं के रिकवरी की बार बार बात करता हूँ, वी रिकवरी की बात नहीं करता मैं ज़्यादा। तो यहाँ पर एक तबका बहुत रिच होता चला जाएगा और एक तबका जो है वो बहुत उल्टा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा के शेप में। तो इसको जो हम कहते हैं कि जो ये चैलेंज होगा, किस तरीके से इसको सरकार इसको पाटेगी या इस गैप को एक तरीके से और बढ़ाएगी, या ये बढ़ पाएगा या ऑटोमेटिक जाएगा, तो इसको ये एक चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है 2021 के अंदर। इसके बाद फिनटेक की हमने काफ़ी बातें की हैं, डिजिटल सुपर साइकिल की हमने बातें की हैं। तो जिस तरीके से फिनटेक जो है ये जो स्मॉल पार्ट है सुपर साइकिल का, लेकिन ये जो है कि सारी जो दुनिया के जीवन के सभी पहलुओं को ये कवर करता है। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें कॉर्पोरेट बहुत इंटरेस्टेड है, आईटी कंपनीज को आप देख लीजिए इसमें। तो इसके बाद जो ग्लोबल बैकड्रॉप की बात करें तो जो हमारा एक्सटर्नल जो इसमें अकाउंट है जो सरप्लस में भी दिख रहा है, और जो लो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है कि ये कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा। तो इसमें जो एग्जांपल, जैसे मैंने उसको पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि मैं दूंगा आपको एग्जांपल, तो जैसे अगर ट्री बिल्स की अगर हम बात करें, ये जो यील्ड कर्व इसका देता है ये पॉलिसी रेट के बिलो देता है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ हमारा इसमें झगड़ा होने ही वाला है। और एक मैंने फीचर कवर भी की थी किस तरीके से कैथरीन टाई के साथ और किस तरीके से जेनेट येलन के साथ हमारे डिफरेंसेस होंगे, वो क्या ब्लूम अप करेंगे नहीं करेंगे। तो जो इस पीरियड में जो अभी जो हमारा हाल है कि जो ये पीरियड चल रहा है इसमें पर्याप्त तरलता है मार्केट्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर लिक्विडिटी पर्याप्त है, और ग्लोबल में भी ये पर्याप्त है। और लोकल लेवल पे भी इसको देखें, जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उसने हमारी एफडीआई को बढ़ा दिया है सिग्निफिकेंटली। तो जो इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, सिस्टम है, ये जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है, ताकि इसके अंदर फ्यूल आ गया है ताकि एक्सेलरेट कर सके फ्यूचर के लिए, इसमें जो और ज़्यादा संभावनाएं दिख सके। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमें डेडिकेशन, कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत होगी। इसमें पब्लिक के साथ कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सरकार के विजन्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, पब्लिक को पूरी तरीके से उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको अपने साथ ले, और एक बेहतर नीयत के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ इंडिया को आगे ले जाए 2021 में से हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन चुनौतियों भरा साल ये होने वाला है, खास करके जब हमारे वैक्सीन आ गई है, तो पोस्ट वैक्सीन के अंदर जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से शेप लेगी उसके मद्देनजर ये सारी चुनौतियां होंगी। उम्मीद है कि आपको इन 2 लेक्चर्स में जो है कि आधार, हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स की बात की है, तो हम आने वाले वक्त में हम इसको एक एक सेक्टर को लेकर हम बात करेंगे, डिटेल से करेंगे जैसे हमने पहले भी कहा है। और इसके बाद जो अर्थव्यवस्था में एक इसकी जो रिपोर्ट आई है
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में उस पर एक फीचर तैयार कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आजकल मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।